यस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट मुझे बताएंगे कि ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है सबको। गुड इवनिंग अंकिता। गुड इवनिंग तहसीम। फटाफट बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है। ओके चलो, अभी तक जितना बीएनएस किया क्लियर है। लास्ट क्लास ले लिया अभिषेक, स्किप हो गई थी। 3 क्लास 5, 3 क्लास 5 इज कॉमन इंटेंशन। एक सेकेंड लेती हूँ। ऑडियो वीडियो इज एब्सोल्युटली क्लियर। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ बताओ मुझे कौन सा एग्जाम्पल। मैंने तो कितने सारे एग्जाम्पल्स बताए थे ना मुझे। मेरे को रिकॉल करने दो। तुम उसकी बात कर रहे हो कि ABC 3 फ्रेंड्स बाइक पे जा रहे थे, कि हम जो है वो एक्स का मर्डर करके आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। A B और C मस्त बाइक पे जा रहे थे, उनको बीच में एनिमी मिल गया, तो A जो है वो उसको देखा कि, तो A उसके पीछे भागने लगा। तो एक्स ने शोर मचाया, तो उसके दोस्त आ गए, तो C बाइक के पास खड़ा हुआ था, B आया और B ने जो है वो रिवॉल्वर निकाल लिया। ऐसा ही था ना, रिवॉल्वर निकाल लिया और A के पास नाइफ था। और A ने जो है वो एक्स को मारा और B ने जो है वो वाई को मारा। ऐसा था ना। बी ने किसी को नहीं मारा, ए को पर उसने ना रिवॉल्वर निकाल लिया था। हाँ, तो हमने कहा था कि क्या कहते हैं कि क्या उसमें जो है वो कॉमन इंटेंशन, सी तो किसी चीज़ के लिए लाइबल नहीं होगा, ए लाइबल होगा उसके लिए, मर्डर के लिए, क्योंकि एक्स मर गया था। और हमने बी को भी लाइबल बनाया था मर्डर के लिए, क्योंकि अब अच्छा, तो आप कह रहे हो कि मैम बी को लाइबल क्यों बनाया। कोई बात नहीं, मत बनाओ बी को लाइबल। नो हार्ड एंड फास्ट रूल। और मत बनाओ बी को लाइबल। हाँ, गुड क्वेश्चन। देखो, वो कहते हैं कि मैं आपको ना सर्कमस्टांसेस बताती हूँ। वो हमने एक एग्जाम्पल ऐसा प्रिज्यूम कर लिया कि हमारे एग्जाम्पल में चीज़ें ऐसे चल रही हैं। सिंपल सी एक स्टोरी है, और वो स्टोरी कुछ नहीं है। वो स्टोरी सिर्फ इतनी सी है कि क्या होता है ना, मैं आपको ना हम एक क्लास का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि 3 फ्रेंड्स की जगह हम 3 स्टूडेंट्स लेते हैं। 3 स्टूडेंट्स इज लाइक कि आयुषी, पलक और अनामिका, 3 लोग जो हैं वो क्लास लेने के लिए आए हैं। तो आयुषी को ना जो है, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, कभी आप लोग हंसो। आयुषी को ना अभिषेक बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो आयुषी को ना अभिषेक बिल्कुल पसंद नहीं है, और आयुषी ने देखा कि अरे ये तो क्लास में आ गया। तो आयुषी ना देखकर कि और तो कमरे में कोई है नहीं और ये 2 मेरी दोस्त हैं, और चाकू लेके अभिषेक के पीछे पीछे गोल 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 भागने लगी। ठीक है। तो अब ना पलक बीइंग स्लाइटली नोटी और अनामिका बीइंग सिंसियर, तो अनामिका जो है ना वो अपनी चेयर पे जहाँ बैठी हुई थी वहीं बैठी रही। और पलक जो है ना, पलक ने देख, अब ना तो क्या हुआ कि अभिषेक के पीछे आयुषी चाकू लेके भाग रही थी, तो अब ना आयुषी का तो इंटेंशन हमें क्लियर हो गया कि वो मारना चाहती है उसको। तो उसके बाद क्या हुआ कि अभिषेक जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मेरी मदद कर दो, ये तो मुझे मार देगी, ये तो पागल हो गई है, ठीक है ना। तो अब ये सुनकर जो है अफजल, कुशाग्र और विंध्या जो है वो आ गए अभिषेक को बचाने के लिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उसको देख कि अब ना पलक को लगा, ओहो ये तो क्या कहते हैं बड़ी मुश्किल हो गई, अब ये तो आयुषी के ऊपर गलत हो जाएगा, आयुषी के साथ। तो पलक ना अपने साथ रिवॉल्वर लेके चल रही थी। तो पलक आई और पलक बीच में आके बोली कि सबको उड़ा दूंगी मैं, अगर कोई किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की आयुषी को तो। आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर पलक की आयुषी के साथ कॉमन इंटेंशन फॉर्म इसलिए हो गई क्योंकि शी अंडरस्टैंड्स द सर्कमस्टांसेस। वो समझ पा रही है कि सिनेरियो क्या चल रहा है, वो समझ पा रही है कि आयुषी का कंडक्ट क्या है, वो समझ पा रही है ना कि आयुषी जो है वो भाग रही है चाकू लेके, तो वो मारना चाहती है। अब अगर वो बीच में आती सिर्फ ये करने के लिए कि अगर वो आके ऐसे करती कि चलो चलो सब चुप हो जाओ, आयुषी चलो चलो चलो, तो व्हाट वाज द कंडक्ट ऑफ पलक।
सेव करती। पलक का कंडक्ट ये था कि वॉयलेंस ना हो, ठीक है। बट पलक का जो अब कंडक्ट है वो क्या है कि उसने सिनारियो देखा और उसने कहा कि अच्छा तुम ऐसे मेरी दोस्त अकेली नहीं है, और उसने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। तो वो सारे सिनारियो को, सारे सर्कमस्टांसेस को क्या कर रही है, समझ पा रही है। और समझते हुए, सूझते बूझते हुए उसने जो है विद नॉलेज रिवॉल्वर को निकाला। क्या ऐसा था कि वो डेंजर जो है वो पलक के ऊपर था? किसके ऊपर था? आयुषी के ऊपर था। तब भी अगर वो रिवॉल्वर निकाल के ऐसे कह रही है कि मैं उड़ा दूंगी, तो अब वो जो कुछ भी कर रही है उसने आयुषी के साथ क्या फ्रेम कर लिया है? कॉमन इंटेंशन ऑन दी स्पॉट। अब मैं आपको इसके और सिनेरियोस बताती हूँ कि तभी मैं आपको कह रही हूँ कि इट डिफर फ्रॉम सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस। स्टूडेंट्स कोई है बाहर? कौन है? तो इट डिफर फ्रॉम सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस। लेट्स सपोज कि अगर ऐसा होता कि पलक जो है वो हाथ में रिवॉल्वर ना लेकर, लेट्स सपोज कि एक डंडा लेकर जो है खड़ी हो जाती कि हटो 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 सब हटो, क्या कहते हैं, आयुषी को हाथ मत लगाओ। तो हम ये मान सकते थे कि उसका इधर यहाँ पर कॉमन इंटेंशन जो है वो किसी का मर्डर करने का नहीं है। उसका इंटेंशन ये है, उसका इंटेंशन सेव करने का है। समझ रहे हो? अब जब आप आगे आगे बढ़ोगे ना तो आपको आगे आगे चीज़ें पता चलेंगी कि जैसे ना हम जो है, हमें दिख रहा है कि एक बच्चा जो है वो टाइगर के ऊपर बैठा है। टाइगर ने उसको, वो जू गया था और एकदम से ना वो टाइगर के नीचे ऊपर आ गया। अब आई नो कि अगर मैं बच्चे को बचाना चाहती हूँ तो मुझे टाइगर को जो है वो किल करना ही करना पड़ेगा। बट इस बात की कितनी जो है वो हम कह सकते हैं चांसेस हैं कि वो जो शूट है मेरा वो टाइगर को ही लगेगा या बच्चे को नहीं लगेगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम उस केस में अब ये कह दें कि तुमने तो मर्डर कर दिया बच्चे का क्योंकि वो टाइगर को नहीं लगा। तो सिनेरियो चेंज हो रहा है ना। तो हम यहाँ पे एक चीज़ कह रहे हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। इट इज़ समथिंग लाइक मॉब किलिंग। आपने जो है अपना रिवॉल्वर जो है, आपको पता है कि आयुषी इज़ वन टेररिस्ट और आप उसके फ्रेंड हो, और आपने जो है ना क्या कहते हैं कि अब आप बेशक टेररिस्ट नहीं हो बट यू आर ओपन डूइंग ओपन फायरिंग इन दी मॉब। तो ये अंडरस्टूड है बेटा कि क्या कहते हैं कि आप जो है वो क्या करना चाहते हो, मर्डर करना चाहते हो। क्योंकि आप मॉब मॉब के बीच में अगर ओपन फायर कर रहे हो तो बट अंडरस्टूड वो किसी ना किसी को तो लगेगा ही लगेगा। तो हमारे एग्जाम्पल में जो है पलक जो है वो क्यों लाइबल हुई? हमारे एग्जाम्पल में पलक इसलिए लाइबल हुई, हमने अनामिका को लाइबल क्यों नहीं बनाया? हमने अनामिका को लाइबल इसलिए नहीं बनाया, वो चुपचाप स्कूटर के पास खड़ी हुई थी, कोई कॉमन इंटेंशन फॉर्म नहीं हुआ था। अब हम ये कह रहे हैं कि अलग, अगर हमारे एग्जाम्पल में पलक जो है वो सिंपल सेव करने के लिए आती, पलक कहती कि चलो भागो भागो, या वो पत्थर उठा के मारने लगती है आयुषी को बचाने के लिए, तो हम उसको लाइबल नहीं करते किसी चीज़ के लिए। बट वो यहाँ पर अपनी रिवॉल्वर लेकर आई और उसने कहा कि क्या कहते हैं कि वो नाइफ लेके खड़ा हुआ था, ये रिवॉल्वर लेके खड़ा हुआ था। तो यहाँ पर उनके ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट जो है वो कॉमन इंटेंशन फ्रेम हो गई कि दोस्त का दोस्त, कहते हैं ना दुश्मन तो नहीं, बट क्या कहते हैं कि हम ये कह रहे हैं ना कि दोस्त का दोस्त दोस्त ही होता है, तो और दोस्त का दुश्मन भी दुश्मन ही होता है। तो अब जो है अगर वो कोई आयुषी का दुश्मन जो है वो अभिषेक है, भैया तो थोड़ी सी चाय और मिली है, खत्म हो गई? नहीं, रहने दो रहने दो रहने दो। नहीं 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 नहीं, ग्रीन टी नहीं, कोई नहीं। चलिए, तो हम आपको क्या कह रहे हैं, हम आपको सिर्फ इतनी सी बात बता रहे हैं कि वो एट द स्पर ऑफ दैट मूवमेंट दैट वाज द नीड ऑफ द आवर, सॉरी दैट वाज नॉट द नीड ऑफ द आवर। अगर पलक जो है वो बीच में नहीं भी आती तो भी आयुषी कैन सेव हर सेल्फ। तो भी वो चक्कू वक्कू तो था ही उसके पास, अगर वो ऐसे करके ऐसे पूरा चला देती तो सबको लग जाता। बट अब जो है ऑन ऑन दैट मूवमेंट पलक एकदम से आ गई, रिवॉल्वर लेकर आ गई। तो हम ये बात कह रहे हैं आपको कि शी अंडरस्टैंड्स, उसको नॉलेज तो है ही ना। सी देखो, हमने कहा कि स्टेजेस ऑफ क्राइम होता है इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमीशन। सब कुछ आयुषी कर रही थी, इंटेंशन भी थी, एनिमी था, प्रिपरेशन उसकी थी ही थी, उसके पास नाइफ था, अटेम्प्ट तो वो कर ही रही है जब अभिषेक के पीछे लेके भाग रही है तो, और कमीशन तब हो गया जब वो चाकू अभिषेक को लग गया। समझ में आई बात? पर मैंने आपको उस दिन एक चीज़ बताई थी, दो चीज़ें बड़ी अलग होती हैं, नॉलेज, कि आपको नॉलेज है कि नहीं है। तो बेटा जब आप रिवॉल्वर लेके आ रहे हो तो आपको नॉलेज नहीं है, और आपकी इंटेंशन उसी वक्त फॉर्म हो गई क्योंकि आप इतनी देर से खड़े होकर मस्त देख रहे हो ना कि वो चाकू मारने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा तो हुआ नहीं कि आपको फ्रेम करना पड़ा कि भाई उसकी कॉमन इंटेंशन फॉर्म होने में टाइम लगा। हमारे साथ वो वाले केस में क्या हुआ था जिसमें सिमिलर इंटेंशन था, उसमें क्या हुआ था कि वो उसकी सीड्स लेके जा रहे थे तो उसने आवाज़ लगाई, उसको नहीं पता था, उसने हेल्प के लिए बुलाया था, बट उसने उसने हेल्प का मतलब क्या होता है कि कभी मुझे मार ना दे तो मुझे बचा लो।
समझ में आई बात। बट वहां पर ऐसा कुछ नहीं था कि वो चक्कू मारा था तो इसलिए उन्होंने चक्कू मारा, वो अपने आप ही लेकर आए थे, उन्होंने मारा। तो वहां पर कोई कॉमन इंटेंशन नहीं था, उस वक्त उनका टारगेट सेव करना था। सेव करते समय उन्होंने जो कुछ भी गलत काम किया, दे लायबल फॉर दैट। तो आप मेरे एग्जाम्पल को समझ पाए हो अब? तो हम ये बात कह रहे हैं कि नॉलेज अपने आप में बेशक स्टेजेस ऑफ क्राइम में फॉल नहीं करता, बट वो अपने आप में एक ऐसा सर्कमस्टांस है। जब आप अभी कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर पढ़ेंगे ना, तो आप वहां पर एक एलिमेंट पढ़ेंगे, और वो एलिमेंट सबसे बड़ा है नॉलेज। वहां पर आप नॉलेज पढ़ेंगे कि आपको जो है पता है कि आप जो कर रहे हो वो एक क्राइम है। इंटेंशन इज डिफरेंट थिंग, मेंस रिया होना एक डिफरेंट थिंग, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी तो हैं जहाँ पर मेंस रिया नहीं है, एक्टस रिया पनिशेबल है। तो यहाँ पर पलक का चाहे वो एनिमी नहीं भी हो, बट आपका एक्टस रियस क्या बता रहा है कि आपका कंडक्ट जो है वो गिल्टी है। तो इसीलिए हमने कहा कि एट द स्पर ऑफ दैट मोमेंट। और देखो मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, आप उसको कॉमन इंटेंशन में डालो चाहे नहीं डालो, शील बी लाइबल फॉर दैट, शील बी लाइबल फॉर मर्डर ना। तो अब मैंने आपको उस दिन एक चीज़ बताई थी ना कि मेन ऑफेंस के साथ कॉमन इंटेंशन कॉन्स्पिरेसी तो सब लगता ही है। अब यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्योंकि इनके बीच में जो है वो कोई प्लान नहीं। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है? कॉमन इंटेंशन लगाया है बस। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, प्लीज़ नेवर गेट कन्फ्यूज कि हम यहाँ पर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। नेवर गेट कन्फ्यूज, अगर आप लगा दोगे तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। बट अगर आप कह रहे हो एक सिंगल पर्सन है और तब आप रेड विथ 34 लगा दे रहे हो, तो फिर ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, राइट? तो आपको चीज़ों को एनालाइज करना है। और अभी तो मैं आपको बता रही हूँ, अभी तो आपको आगे चल के पता चलेगा कि कॉमन ऑब्जेक्ट होता है कुछ, ठीक है ना? तो आगे आगे चल के आपको पता चलेगा कि वहां पर फिर आप कॉमन इंटेंशन लगाओगे कि नहीं लगाओगे, कॉमन ऑब्जेक्ट लगाओगे, तब आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे कि एक्टिव पार्टिसिपेशन है कि नहीं है, या फिर प्रेजेंस है कि नहीं है। तो अभी आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे ना, तो आप इन चीज़ों को जो है वो समझ पाओगे। समझ में आई बात? तो आप ना एग्जाम्पल्स को खुद से जो है वो क्रिएट करके देखो। अब आप समझ पाए, 3 दोस्त थे, एक बैठा हुआ था, एक ने चाकू मार दिया, दूसरा रिवॉल्वर लेके आ गया। तो हम समझ पा रहे हैं कि कॉमन इंटेंशन फॉर्म हो चुका है एट दिस स्पर ऑफ द मूवमेंट, राइट? चलिए, वैसे तो हिसाब से मुझे आपको आज डिक्टेशन देना था, बट डिक्टेशन से पहले एक काम करते हैं कि आई एम नॉट कमिंग टू कॉमन ऑब्जेक्ट, मैं कॉमन ऑब्जेक्ट पे नहीं आ रही हूँ। मैं पहले आपको पनिशमेंट्स कराऊंगी, उसके बाद मैं वहाँ पर आऊँगी। पनिशमेंट भी आज पूरा नहीं हो पाएगा, तो आप पहले मुझे बताओ कि हम पहले डिक्टेशन कर लें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमारे लिए डेमो का जो स्टूडेंट आया उसको लगेगा डिक्टेशन थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। कैन आई यू प्लीज़ टेल मी योर नेम? ओके, लॉ हो गया है आपका, कहाँ से? ओके, दैट्स नाइस। तो शुभम, मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग भारतीय न्याय संहिता पढ़ रहे हैं, ठीक है? और आज हमारा 9th लेक्चर है। काफ़ी कुछ वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, हम लोग पढ़ चुके हैं कि टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन क्या है, हम डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं, हम कॉमन इंटेंशन, सिमिलर और कॉपरेशन, सब कुछ वी हैव रेड ऑल दीज थिंग्स। थोड़ा सा आज हमें इसका डिक्टेशन करना है। आप शायद कॉपी पेन नहीं लेकर आए हैं, बट मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, आप ना कोई स्टूडेंट को 2 पेजेस और एक पेन दो। यू हैव पेन एज वेल? ओके, तो आप लीजिए, आप लिख के देखिए, आप उसी से फिगर आउट कर पाएंगे कि हम दूसरों से अलग क्यों हैं, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट जो है वो तो अब धीरे धीरे आएगा। आप कल आ सकते हैं लेने के लिए दोबारा, इफ़ यू वांट टू, बट आज आप हमारी डिक्टेशन से ही समझ जाएंगे कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं, क्यों हम जो है कम बच्चों में अच्छा क्वालिटी पढ़ाना जो है वो करते हैं कंसिडर। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ इससे पहले कि मैं आपको डिक्टेशन कराऊं। तो यू रिमेंबर कि मैंने आपको बताया था कि कॉमन इंटेंशन सिर्फ क्या नहीं होता, कॉमन इंटेंशन सिर्फ ये नहीं होता कि 2 लोगों ने जो है वो सोचा और कुछ कर दिया। व्हाट इज कॉमन इंटेंशन? इट इज मोर देन दैट, इट इज सम कंडक्ट, ठीक है ना, कोई कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन। तो हमने कहा कि कॉमन, हाँ, एक्टिव पार्टिसिपेशन, हम फिजिकल, ठीक है शुभम, फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी, एक्टिव पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड। आप जहाँ पर मेन ऑफेंस हो रहा है वहां पर नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेटेड है, आपने वैक्यूम लगा के रखा हुआ है, आप जो है किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं कि देखो ये तो जो है ना यहाँ पर अब आ रहा है, या गार्ड चला गया है, ये सब कर रहे हैं, तो यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, ठीक है ना, आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो चलो आप थोड़ा सा कॉमन इंटेंशन के बारे में लिखिए। व्हाट हैपन?
Write down. I hope you have already written this paragraph that common intention is not just an agreement to commit an offense, rather it is an agreement to commit an offense together by complementary action. ठीक है ना, आपने ये सब लिख लिया था. Now start writing. Word active participation. मैं आपको इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि आपके आंसर राइटिंग के लिए that will be fruitful. Word active participation is not directly or expressly used in section 34. Is not directly or expressly used in section 34. 3 clause 5. 3 clause 5. 34 लिख लीजिए IPC एंड लिख लीजिए 3 clause 5 ऑफ BNS भारतीय न्याय संहिता 2023. तो एम आई राइट? एक्टिव पार्टिसिपेशन तो कहीं लिखा ही नहीं है, बट अब लिखो आगे. द फ्रेज इन्वर्टेड कॉमा में डालिए बाय सेवरल पर्सन्स. द फ्रेज बाय सेवरल पर्सन्स इन्वर्टेड कॉमा में means that all of them who shared common intention. The phrase by several persons means that all of them who shared common intention should name participated in action. Should name participated in action. आगे लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में. मुझे पता है आपको वियर्ड लग रहा है कि व्हाट इज दिस पार्टिसिपेटेड इन एक्शन, बट यू विल यूज इन एन आंसर राइटिंग. राइट डाउन participating in action does not mean here that they all should committed the main offense. Participating in action does not mean here that they all should committed the main offense. Rather, if any one of them committed the main offense, comma, the others should have done some complementary action. The others should have done some complementary action, that is active participation at the time when the offense was committed. Write down next paragraph. This further supported by the fact that Section 3 clause 5 uses the term, ब्रैकेट में लिखिए, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, criminal act
uses the term criminal act which includes the main offense which includes the main offense which was committed, which includes the main offense which was committed, and also the complementary actions, and also the complementary actions which was done by the others, which was done by the others at the time of commission of offense, which was done by the others at the time of commission of the offense. Write down the others may not name themselves, the others may not name themselves to have committed the main offense, to have committed the main offense, but still they will be held liable, but still they will be held liable for the main offense, still they would be liable for the main offense under section 3 clause 5 constructively. हम क्या कह रहे हैं कि आपने कोई मेन ऑफेंस कमिट किया तो आप तो मेन ऑफेंस के लिए लाइबल हो, पर जो दो लोगों ने आपके साथ कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन किया तो क्या आप उसको मेन ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं बनाओगे? हम कह रहे हैं बेटा आप उसको मेन ऑफेंस के लिए लाइबल बनाओगे पर कंस्ट्रक्टिवली बनाओगे। कंस्ट्रक्टिवली क्यों बनाओगे? क्योंकि आपको 3 क्लास 5 बता रहा है कि आपकी कंस्ट्रक्टिव एंड जॉइंट लाइबिलिटी है। और मैंने उस दिन आपको बताया था कि हम क्यों कहते हैं, देखो आप मेरी बात को समझो, मैं आपको ना बहुत चीज़ें डेप्थ में पढ़ाना चाहती हूँ। ये क्वेश्चन हर बार हमेशा पूछा जाता है इंटरव्यू में कि 34 को जो है वो कंस्ट्रक्टिव और जॉइंट लाइबिलिटी क्यों कहते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी सिर्फ इसलिए नहीं कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन है या कॉमन इंटेंशन है। कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का मतलब है व्हेन दे शेयर द कॉमन इंटेंशंस प्लस दे आर डूइंग कॉम्प्लीमेंट्री एक्शंस। दैट इज व्हाई टाइम एंड अगेन वी आर सेइंग दैट एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी रादर देन दी फिजिकल प्रेजेंस। फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं है, एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है। और एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप ऑन दी स्पॉट ही प्रेजेंट हो। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब ये हो सकता है कि किसी को यहाँ पर बम से उड़ाना है तो आप जो है वो खड़े हो शालीमार बाग में। समझ में आई बात? तो एक्टिव पार्टिसिपेशन कैसे भी हो सकता है, समझ में आई? और आप उसको मेन ऑफेंस के साथ लाइबल बनाते हो रेड विद सेक्शन 3 क्लास 5 कंस्ट्रक्टिवली। और मैंने आपको जॉइंट का भी मतलब बताया था। व्हाट इज जॉइंट लाइबिलिटी? जॉइंट लाइबिलिटी का मतलब होता है दैट यू आर ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस, कि आपका ट्रायल किया जा रहा है, जॉइंटली ट्रायल किया जा रहा है। 2 या 3 लोगों ने किया है तो जॉइंटली। तो आप वर्ड्स को समझ पा रहे हो? तो आपको 3 क्लास 5 के कौन से वर्ड्स पता चले? क्रिमिनल एक्ट, पर्सन्स, उसके बाद सेवरल पर्सन्स, ठीक है ना? तो आपको ये सब वर्ड्स आपको पकड़ने हैं। और अब मैं आपको, देखो मेरी बात को समझो, मैं आपको स्पून फिटिंग नहीं करा रही हूँ, बट मैंने आपको ये सारी चीज़ें इसलिए लिखवाई हैं क्योंकि आपको ये अपनी आंसर राइटिंग में लिखना ही लिखना है। यू वर आस्किंग मी ना शिवानी की क्या कहते हैं कि मैम जब ऐसा सिचुएशन आता है तो हमें क्या लिखना होता है? आप टीपीए में मुझसे पूछ रही थी। तो टीपीए में यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग रादर देन द एलिमेंट्स। आप एलिमेंट्स लिखेंगे, बट यहाँ पर यू विल अंडरस्टैंड। देखो अभी ना थोड़ा सा बीएनएस में हम आगे बढ़ेंगे, यू विल रियलाइज कि बीएनएस में ना फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। इतना बड़ा जो है वो स्टोरी दिया होता है, 50 मार्क क्वेश्चन, 50 मार्क क्वेश्चन एंड आई विल गिव यू 50 मार्क क्वेश्चन, इतना बड़ा। फिर आपको क्या लगेगा? फिर आपको लगेगा कि मैम 50 मार्क्स का क्वेश्चन है मतलब हमें 10 पेज भरने हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। 50 मार्क्स का क्वेश्चन भी है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट,
यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स, और उसके बाद आपको चीज़ें ऐसे लिखनी है। तो वो आपको इसी में ही हाईलाइट करेंगे। जैसे मैंने आपको स्टोरी दी, वो आपको कहेंगे ABC 3 दोस्त हैं, और ये एग्जाम्पल्स मैं थोड़ी ना लाई हूँ बच्चे, ये एग्जाम्पल मेंस में आए हैं। तो मैंने आपको बताया है कि ABC 3 दोस्त हैं, बाइक पे मस्त चल रहे थे, उन्होंने अपने एनिमी को देख लिया, ए ने, तो वो उसके पीछे चाकू लेके भागने लगा, तो बी तो है जो वो भी शांति से खड़ा होता, CB पर जब उसने हेल्प के लिए मांगा तो एक्स के फ्रेंड्स आ गए, तो बी ने देखा कि क्या कहते हैं कि मेरा दोस्त जो है वो उसको वो हेल्प मांग रहा है, अब वो भी, उसने हेल्प नहीं मांगी थी, हमारे केस में ए ने हेल्प नहीं मांगी थी, बिना हेल्प मांगे वो भाग गया था बी, तो उसने देखा तो वो रिवॉल्वर लेके चला गया। तो अब बताओ क्या होगा? तो आप बताओगे कि देखो इस केस में ना इनकी ये लाइबिलिटी है। आप वर्ड्स को बताओगे, क्रिमिनल एक्ट का मतलब क्या होता है, पर्सन्स का मतलब क्या होता है, आप बताओगे। आप 34 को बाइफरकेट करोगे कि 34 3 क्लॉज 5 को आप बाइफरकेट करोगे कि 3 क्लॉज 5 ना हमें ये चीज़ें बताता है, और ना इसीलिए मैं इस कंक्लूजन पर पहुंची हूँ कि ए की लाइबिलिटी ये है, बी की लाइबिलिटी ये है, और सी की लाइबिलिटी ये है कि सी का जो है वो एब्सेंस ऑफ जो है वो इंटेंशन है, एब्सेंस ऑफ जो है वो प्रेजेंस है, तो ही विल बी एक्विटेड। समझ में आई आपको मेरी बात? और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपके लिए क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। आपको लगता है कि मैम सी की तो कोई लाइबिलिटी नहीं है, बेटा जब सामने वाला केस करता है तो वो ABC तीनों पे करता है। ऐसा नहीं है कि सी ने कोई जो है वो मोती दान किए हुए हैं कि सी पे केस नहीं होगा। जब आप बाइक पे साथ बैठ के गए हो तो ABC तीनों पे केस होगा, बट जब कोर्ट में ये केस जाएगा तब ये बात प्रूव होगी कि सी ने तो कुछ किया ही नहीं था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तब आप ये सारी चीज़ें लिखोगे। अब मैं आपको एक बेहद इंटरेस्टिंग चीज़ लिखवाने वाली हूँ, जिसको आप कहो रट लो, जिसको आप कहो कि समझ लो। आपको अपने आंसर राइटिंग में जो है ये चीज़ यूज़ करनी है। मैं आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रही हूँ। सिंस वी हैव रेड द एंटायर सेक्शन 3, हमने 3 क्लॉज 5 भी पढ़ लिया, सिमिलर इंटेंशन भी पढ़ लिया, कॉपरेशन भी पढ़ लिया, हमने सब कुछ पढ़ लिया। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखवा रही हूँ। दोज हु आर आस्किंग कि मैम हाउ वी डू आंसर राइटिंग, तो आप आंसर राइटिंग में क्या शुरू करेंगे? आप आंसर राइटिंग में बताएंगे जो उस दिन मैंने आपको बताया था, व्हाट वाज कॉमन इंटेंशन। फिर आप बताएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय दी एक्टिव पार्टिसिपेशन। आप बताएंगे कि देखो 3 क्लॉज 5 जो है ना वो हमें एक्सप्रेसली नहीं बताता कि कॉमन इंटेंशन क्या है, पर हमने ना उसके वर्ड्स को इंटरप्रेट करके ये कहानी निकाल ली। और फिर आप ये सब लिखने के बाद, क्योंकि आपके एग्जाम्पल में ऐसा ही होगा कि हस्बैंड ने वाइफ का मर्डर कर दिया, सास के साथ मिलके कर दिया, कॉमन इंटेंशन फॉर्म हो रहा है, तो आप ये सारे एलिमेंट्स को, आपको घिसे पिटे यही सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में आंसर राइटिंग का बता रही हूँ। ऊपर का आप सब कुछ लिख लोगे, कॉमन इंटेंशन, पीछे जाओ जहां पर आपने कॉमन इंटेंशन लिखा है उस पूरे पैराग्राफ को 1 कर दो, कि जब आप आंसर राइटिंग शुरू करोगे तो सबसे पहले यू हैव टू राइट दिस इन योर आंसर। ठीक है, उसके बाद अब ये जो आपने पूरा लिखा है, यू हैव टू राइट दिस नंबर 2, आप ये पूरा लिखेंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि इसे रट के चले गए लिख दिया, मतलब अपनी लैंग्वेज में आप इसको शॉर्ट में लिख देंगे। नाउ कम टू दी पॉइंट। मैं आपको एग्जाम्पल ये रैंडम दे रही हूं, बट आपका जो क्वेश्चन होगा आप उसको लिखेंगे कि इन दी अबव फैक्चुअल मैट्रिक्स ऑफ द केस, in the above factual matrix of the case situation is this, that A, B and 3 are 3 friends, and you don't have to write the story, आपको लिखना है in the above factual matrix of the case। बस ऊपर दी हुई केस के फैक्ट्स को देखते हुए अब आप लिखो, if A has committed the murder, continue writing, if A has committed the murder, then the liability of B and C, if A has committed the murder, then the liability of B and C will be construed upon the liability of A, will be construed upon the liability of A if the following conditions are fulfilled. If the following conditions are fulfilled, if the following conditions are fulfilled। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, कुछ कहानी समझ में आई? जो मैंने आपको ये लिखवाया है कि बी और सी की लाइबिलिटी कैसे कंस्ट्रू की जाएगी अपॉन दी लाइबिलिटी ऑफ ए, तो अगर हमने डिक्टेशन उस दिन कर ली होती तो आज आपके एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन उठता ही नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा था ना कि अभी तो आपको पता ही नहीं, दुनिया आपको ना यूट्यूब्स पे हर जगह ना जो ऐसे पढ़ा देगी कॉमन इंटेंशन, मतलब कॉमन इंटेंशन आपकी मेरी मारने की और ये सब करने की। कॉमन इंटेंशन इतना इंपॉर्टेंट एरिया है कि मैं आपको 100 क्वेश्चन दे सकती हूँ और 100 क्वेश्चन में आपको सेम चीज़ें लिखनी है।
बच्चे सेम चीज़ें कैसे लिखनी है कि आपको पता है, आप मेरी इस बात को गांठ बांध लो, अगर आप दिल्ली का, हरियाणा का, राजस्थान का, आप कहीं का भी एग्जाम देंगे ना, तो प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी आपको कॉमन इंटेंशन से ना यही सेम क्वेश्चंस मिलेंगे। और आपके साथ वो क्या करते हैं ना, इसको जो है ना, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, वो आपके इन क्वेश्चंस को ना एविडेंस के साथ रिलेट करके करते हैं, और कभी कभी जो है वो CRPC के साथ, मतलब BSA और BNSS के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे। वो कैसे पढ़ते हैं मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। तो शुभम आप आंसर करेंगे, क्योंकि आप 4th ईयर में है ना, आपको नींद भी आ रही है, तो फिर अब आप आंसर करेंगे। चलिए, तो अब जो है आप मेरी बात को सुनिएगा, वो कैसे बोलते हैं। वो बोलते हैं वही ABC 3 दोस्त हैं, चल रहे थे, एक को अपना एनिमी दिख गया तो वो चाकू लेके भाग पड़ा, और ना फिर ना B और C जो है वो स्कूटर के पास खड़े हुए थे। X ने जो है वो शोर मचाना शुरू किया, X के फ्रेंड्स आ गए, B ने देखा कि अच्छा X के फ्रेंड्स आ गए, तो B भी जो है वो अपनी रिवॉल्वर लेके चल पड़ा, पर C वहीं पे खड़ा हुआ था। अब A ने चाकू मारा, X की डेथ हो गई, ठीक है। अब उसके साथ साथ वो आपको दे देंगे कि चाकू मारते समय ना वहाँ पर जो है उसके फ्रेंड्स थे, विटनेस थे, ठीक है ना, उसने कुछ बोला, वो डाइंग डिक्लेरेशन होगा कि नहीं होगा, किसने सुना, कौन जो है वो आई विटनेस है, कौन नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात को। जब आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ लेंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत खूबसूरती से आंसर कर पाएंगे। तो वो आपको रिलेट कर देते हैं सारा का सारा। तो आपको पता चल गया कि मर्डर, ठीक है, कोई डाइंग डिक्लेरेशन दिया कि नहीं दिया, एडमिसिबल होगा कि नहीं होगा, कॉन्फेशन किसने क्या दिया, ठीक है। उसके बाद जो है ना को अक्यूज का ट्रायल कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कितनी सारी बातें जो है वो उन्होंने क्या कर दिया, एक ही में डाल दी। तो इसीलिए आपको ये बात पता है कि जो एविडेंस एक्ट है वो क्रिमिनल में भी आता है और सिविल में भी आता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो अब आप मेरी इंटेंशन समझ पाए हो कि मैं आपको इतनी डिटेल में चीज़ें क्यों बता रही हूँ। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, और सबसे इजी है टू आंसर दिस क्वेश्चन। किसी भी स्टेट जुडिशरी का एग्जाम दोगे ये क्वेश्चन जरूरी आएगा। कुछ क्वेश्चन जब आपका कोर्स खत्म होने पे आएगा ना, जब आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो जाएगा, तो मैं आपको बताऊंगी कि कुछ रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं। दिल्ली का तो फिक्स है, वो आपको क्या देंगे, अगर वो मर्डर नहीं देंगे तो वो आपको बोल देंगे एक आदमी ने जो है वो अपनी वाइफ को कहा कि तू शादी में फ्रिज नहीं लेकर आई, और अभी उसकी शादी को 7 साल पूरे नहीं हुए थे, तो उसने जो है अपनी मदर के साथ और अपने फादर के साथ मिलकर उसको घर के बैक गार्डन में मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। जलने की आवाज़ आई, चिल्लाने की आवाज़ आई, तो नेबर्स आ गए। समझ में आई क्या क्या फ्रेम हुआ। चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस, मोटिव, इंटेंशन, प्रेपरेशन, डाइंग डिक्लेरेशन कि वो हॉस्पिटल गई तो उसने क्या बोला, ठीक है ना। अब यहाँ पर सेम इंटेंशन है, सिमिलर है कि कॉमन है। उसके बाद ना डाउरी डेथ विद इन दी 7 years ऑफ मैरिज, ठीक है ना। तो आपको अपने ब्रेन्स को IPC के लिए ऐसे ओपन करके चलना है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब आप वो क्वेश्चन को आंसर करोगे ना, तो आपको पता चलेगा अरे मैम एक क्वेश्चन में इतनी सारी चीज़ें। जी हाँ, समझ में आई आपको बात। तो आप ऐसे अपने माइंड्स को ओपन करके बैठो। तो मैंने आपको एक छोटी सी कहानी लिखवा दी, आप इधर ABC को कुछ भी मान लो कि दोस्त हैं या कुछ भी है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर उसमें क्या और 4 सेक्शन लग जाते हैं, क्रूएलिटी करते थे, ये करते थे, वो करते थे। तो आपको इस तरह से चीज़ों को आंसर करना है। तो आपके फैक्ट्स तो सारे सेम रहते हैं, बट ये जो क्या मतलब आपके फैक्ट्स तो हमेशा फैक्ट्स आपके चेंज होते रहते हैं, बट आपका आंसर जो है सेम रहता है, ठीक है। बस इसमें कुछ और चीज़ें वहाँ की आ जाती हैं। जब आप आगे आगे पढ़ोगे ना, अभी IPC मैंने आपको बताया था ना, भारतीय न्याय संहिता आपकी मेरी लंबी कहानी है, और इसके बाद आपका और बहुत अच्छा सब्जेक्ट शुरू होगा। तो आप सिर्फ पढ़ते चलो, आपको मज़ा बहुत आने वाला है। समझ में आई बात। तो अब आपने लिखा कि A जो है उसने जो मेन ऑफेंस किया है, तो B और C की लाइबिलिटी उससे कंस्ट्रू की जाएगी कि उसका फिजिकल पार्टिसिपेशन था, एक्टिव पार्टिसिपेशन था, या क्या था, ठीक है ना। A ने तो मर्डर कर दिया, बट B और C जो है वो वहाँ पे गेट पे खड़े हुए हैं, तो हम कह रहे हैं कि एक्टिवली पार्टिसिपेटेड थे, उसने जो ऑफेंस किया। अब हमने एक एग्जाम्पल ये भी तो पढ़ा था ना कि कॉमन इंटेंशन फॉर्म ही नहीं हो रही थी। वी हैव रेड दिस ना, कि कॉमन इंटेंशन फॉर्म ही नहीं होती। तो बेटा जब कॉमन इंटेंशन फॉर्म ही नहीं हो रही, तो आप 3 क्लास 5 कैसे लगा दोगे, लगा ही नहीं सकते। जैसे कि क्या, जैसे कि बड़ी सिंपल सी कहानी कि मैं जो है एक जेल में जेलर हूँ, अभिषेक एक जेल में जेलर है, और ना अफजल जो है वो वहाँ पर प्रिजनर है। तो ना मुझे अफजल पसंद नहीं है, तो मैंने अफजल को खाना नहीं दिया। अब मेरी ड्यूटी खत्म होगी, रात की अभिषेक की ड्यूटी लग गई, तो अभिषेक ने भी अफजल को खाना नहीं दिया। हम ये चाहते हैं कि ये मर जाए, बट हमारा कॉमन इंटेंशन नहीं है, बिकॉज वी आर स्ट्रेंजर्स, पर हमारा क्या है, सिमिलर इंटेंशन है। बात समझ में आई। तो आपको इस तरह से चीज़ों को बाइफरकेट करना है। शुभम समझ में आई बात, क्या समझ में आई।
और ये बात तो सारी दुनिया बताती है, और आपने नया क्या पढ़ा? नया तो कुछ नहीं पढ़ा। रामायण खत्म हो गई, सीता कौन था? टेबल पे है कि एक है। तुम्हें क्यों जाना है कि कॉमन इंटेंशन है कि नहीं है? तुम और मैं अलग अलग लोग हैं, हमारी अलग अलग इंटेंशन है, तुम्हारी मेरी इंटेंशन कॉमन कैसे हो सकती है? मारना आप भी इस वजह से सिमिलर है। एक वो चीजें एक टेबल पे नहीं है, हम और आप डिसाइड करके किसको मारना है, तो वो कॉमन में आता है। वो हमारा हमारा आपका अलग है तो आई समझ में बात? लिखो आप। तो मैंने आपको लिखा कि if the following conditions are fulfilled, so what are the conditions that are all I have taken from 3 clause 5 only. So write down. Number 1, existence or formation of common intention. Number 1 point, existence or formation of common intention. Second point, commission of an offense. Commission of an offense by any one of them. Commission of an offense by any one of them in furtherance of their common intention. In furtherance of their common intention. I am repeating, second point, commission of an offense by any of them in furtherance of their common intention. Third point, the active participation by the other offender. The active participation by the other offender. Bracket में please write down complementary actions. Complementary actions. Or the time when one of them, or the time when one of them was committing the main offense. Or the time when one of them was committing the main offense. You understand something? मैंने 3 क्लॉज 5 को कितनी ब्यूटीफुली ब्रेक डाउन कर दिया. और यू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि आपको जो है कुछ स्टेट्स में बेयरेक्ट मिलती हैं, तो अगर आप सेम चीज़ें चिपका देंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे. तो अब आपने क्या बताया, बात समझ में आई? आज तक आपको कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या पता था कि 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने मिलकर कॉमन इंटेंशन करी और जो है वो कुछ काम कर दिया तो वो लाइबल होंगे. पर अब आपको समझ में आया कि कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या है. आपका जो है फॉर्मेशन हुआ कॉमन इंटेंशन का, फॉर्मेशन के बाद बच्चे जो है आपने क्या किया, कमीशन किया. आप जो कमीशन कर रहे हो उसमें से एक जो है वो मेन ऑफेंस कर रहा है और दूसरे लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एक्शंस कर रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो हम कह रहे हैं कि ऐसे जो है क्या होता है, लोग लाइबल होते हैं कॉमन इंटेंशन के लिए अलोंग विद दी मेन ऑफेंस. राइट डाउन, लास्ट में लिख लो, इफ द अबव कंडीशंस आर फुलफिल्ड, if the above conditions are fulfilled, then the use of the words, as if, लिखा है ना वहां पे as if, then the use of the words as if इन्वर्टेड कॉमा में डाल लीजिएगा, as if in section 3 clause 5, in section 3 clause 5 creates a legal fiction. Creates a legal fiction. Full stop, write down. It shall be deemed that, it shall be deemed that the other offender also have committed the main offense. It shall be deemed that the other offender have committed the main offense.
full stop. Though physically they may not have committed the main offense. Though physically they may not have committed the main offense. अब मुझे बताओ कि क्या कहते हैं 3 क्लास 5 में मज़ा आ गया? एज इफ की लाइन लिखनी पता चल गई कि हमने जो है लीगल फिक्शन क्रिएट कर दिया। मान लेंगे कि उसने जो है वो क्या किया है, मेन ऑफेंस किया है, हालांकि उसने मेन ऑफेंस कमिट नहीं किया है। और इसके साथ अगर वो कभी आपको कहें तो लिख देना बरिंद्र कुमार घोष वर्सेस स्टेट ऑफ एम्परर, कि बहुत सारे लोग जो है वो मिलकर पोस्ट ऑफिस लूटने के लिए गए, 2 लोग अंदर गए, 3 लोग बाहर खड़े रहे, एक आदमी कार में बैठा रहा, ठीक है, तो उन्होंने गोली मारी, तो बेशक जिसने गोली मारी सिर्फ वो लाइबल नहीं होगा, बाकी उसके साथ जितने भी लोग हैं वो भी लाइबल होंगे। देखो मुझे ऐसे लगता है कि मैं इससे अच्छे से और एक एक पॉइंट को ब्रेक करके आपको 3 क्लास 5 नहीं पढ़ा सकती। तो मैंने आपको डिक्टेशन के साथ सब कुछ इतने शानदार तरीके से बता दिया है कि एज एफ का मतलब क्या है, क्रिमिनल एक्ट का मतलब क्या है, सेवरल पर्सन्स का मतलब क्या है, सब कुछ। और अगर इसके बाद भी आप अगर मेंस के पेपर में ऐसा लिख के नहीं आए तो फिर क्या होगा? पिटाई। आया मज़ा? क्लियर? अभिषेक, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे बताओ, चीज़ें क्लियर हैं? और अभी तो रुक जाओ, अभी तो धीरे धीरे अभी तुम्हारी आंसर राइटिंग शुरू होएगी। अभी मैं तुम्हें क्वेश्चंस दिया करूँगी अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपको यहाँ मिलेंगे उससे अलग, तो और मैं आपको उसका मॉडल आंसर भी डिक्टेट करूँगी। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे बताओ बच्चे, आप लोग को क्लियर होगी ये सारी चीज़ें? फटाफट बताओ, फिर हम स्ट्रेट अवे विल कम टू द पनिशमेंट्स। आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स भारतीय न्याय संहिता में मज़ा? ओके अभी तो धीरे धीरे रुको, मैं तुम लोगों के ना क्वेश्चंस वगैरह दूंगी तुम्हें, तुम्हारे क्वेश्चंस को जो है वो खुद से 1-2 बार चेक करूंगी, क्योंकि वरना तो मुझे पता ही नहीं चलेगा व्हाट यू पीपल आर राइटिंग, व्हाट यू पीपल आर नॉट राइटिंग। चलिए पनिशमेंट्स वाला चैप्टर निकाल लीजिए, ओपन द चैप्टर ऑफ पनिशमेंट्स। सेक्शन नंबर 4। सारा जो है वो मैं आज कंप्लीट नहीं कराऊंगी। चैप्टर नंबर 2 पनिशमेंट्स, काफ़ी कुछ बदलाव जो है वो इस चैप्टर में आया है, काफ़ी कुछ चेंज जो है वो इस चैप्टर में आया है। तो आप सबसे पहले जो है वो चैप्टर 2 पनिशमेंट्स निकालिए और सेक्शन 4 को रीड कीजिए। रीड सेक्शन नंबर 4 फ्रॉम योर बैरेक्स। सेक्शन नंबर 4 को आप फटाफट जो है वो रीड कीजिए। और मैं आपकी समझ के लिए बता देती हूँ, दैट राइट डाउन अर्लियर इट वाज सेक्शन नंबर 53 ऑफ आईपीसी। आने तो दो मुझे, सब तुम ही पढ़ा दोगे तो फिर तुम ही आ जाओ, मेरा काम आसान हो जाएगा। चलो तो बच्चे आप लिखिए कि अर्लियर इट वाज 53 ऑफ आईपीसी, नाउ इट इज़ 4 ऑफ बीएनएस, नाउ इट इज़ 4 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एरिया, अर्लियर इट वाज how many punishments? 5 punishments. Now it is 6 punishments. तो आप ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी में लिखते चलिए। Earlier it was 5 punishments, now it is 6 punishments.
ओके, डेथ रिमेन्स द सेम, डेथ पहले भी थी, डेथ आज भी है. इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ पहले भी थी, आज भी है. Then comes C, imprisonment, which is two descriptions, namely rigorous and simple. पहले भी थी, आज भी है. Okay. Now coming to the next point, forfeiture of property पहले भी थी, आज भी है. और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी पहले 3 ही सेक्शंस में थी, अभी भी 3 ही सेक्शंस में है. आईपीसी के आई नो 126, 127, 169. आईपीसी में 126, 127, 169 में फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी होता था. बट फिर उसके बाद शायद ऐसा हुआ था कि कुछ रिपील हो गया था. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फाइन. फाइन. और अब जो हमारे साथ जुड़ा है वो जुड़ा है कम्युनिटी सर्विस. प्रीलिम्स के लिए आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए आपको ये बात पता होना चाहिए. और आपको हाँ चलो ठीक है, अभी तो आपको यही बात पता होनी चाहिए कि पहले 5 थे और अब जो है वो 6 पनिशमेंट हो चुके हैं. इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना. कम टू सेक्शन नंबर 5. कम टू सेक्शन नंबर 5. सेक्शन नंबर 5 इज टॉकिंग अबाउट कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस. कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस अपनी कॉपी में लिख लो. अर्लियर इट वाज सेक्शन नंबर 54. अर्लियर इट वाज सेक्शन नंबर 54. पर उसके साथ साथ भी कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस की जगह उसका टाइटल था कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ. 54 पहले बात करता था कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, पर 5 यहां पे सिंपल सी बात करें कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस. प्लीज रीड इट वंस. The appropriate government may, without the consent of the offender, commute any punishment under this Sanhita to any other punishment in accordance with 474 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. मार्क करो इसको. कम्यूट का मतलब होता है बच्चे चेंज या पनिशमेंट को रिड्यूस कर देना. चेंज कर देना, रिड्यूस कर देना. चेंज कर देना पनिशमेंट को, रिड्यूस कर देना पनिशमेंट को. जैसे कि ना कम्यूट में एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है कि सपोज अ फीमेल हु इज प्रेग्नेंट और उसको जो है वो कैपिटल पनिशमेंट दिया हुआ है, डेथ सेंटेंस दिया हुआ है, तो उसकी डेथ सेंटेंस को जो है वो पोस्टपोन कर दिया जाएगा. ठीक है ना. तो हम कह रहे हैं कि अब इसमें नॉट द राइट एग्जाम्पल ऑफ कम्यूटेशन आई शुड से, बट कम्यूटेशन का मतलब होता है कि बिना ऑफेंडर की कंसेंट के उसकी पनिशमेंट को कम कर दिया गया है. बस इतनी सी बात समझिए. और ऐसा भी हो सकता है कि उसको कम्यूट करके इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कर दिया जाए, कम कर दिया जाए ना. चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़िए. फॉर द पर्पस ऑफ 474 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का मार्क कर लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि कौन से में कर सकते हैं. तो दैट इज 474 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, CRPC. For the purpose of this section, the expression appropriate government means, appropriate government का मतलब क्या है? In cases where sentence is a sentence of death or is of any offence against any law relating to a manner to which the executive power to the union extends, the central government, and in cases where the sentence where death or not is for an offence against any law relating to matter to which the executive power of the state extends, the government of the state within the offender is sentenced. तो कुछ नहीं कह रहा, एक बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो पूरी कॉम्पिटेंट है कि वो डेथ सेंटेंस को जो है वो कम्यूट कर सकती है सेक्शन 5 में, क्योंकि पहले बस उन्होंने टाइटल में डेथ लिखा हुआ था, यहाँ पे अब डेथ नहीं लिखा हुआ है, उसको उन्होंने एक्सप्लेनेशन में डाल दिया है. उसके बाद कह रहे हैं कि जहां उन्हें लगे तो वो कर सकते हैं.
अपने क्वेश्चन को दोबारा एक बार ना समझ के देखो और पूछ देखो ज़रा कि तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 72 और 61 है उसको भी लिख लीजिए कि वहाँ पर जो है प्रेसिडेंट को और गवर्नर के जो स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनको पावर है कि वो ग्रांट कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं सेंटेंस को। और जैसा कि आप जानते हैं ये हम पढ़कर भी आए हैं, सेम बात हम पढ़कर आए हैं ना। चलिए आगे आ जाइए। कम टू सेक्शन नंबर 6, फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। चलो सबसे पहले तो हम विक्रम के क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। विक्रम ने कहा कि मैम किसी को डेथ सेंटेंस मिला है, उसका कम्यूट करके जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया है, तो क्या हम उसको पार्डन कर देंगे क्या? ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पार्डन के क्या रूल्स होते हैं, कितनी बार जो है आज तक प्रेसिडेंट और गवर्नर ने जो है वो पार्डन किया है। समझ में आई बात? बट मैं इनके क्वेश्चन पे आपको एक और काउंटर क्वेश्चन का आंसर करती हूँ कि लेट्स सपोज किसी का डेथ सेंटेंस था और किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया। अब कभी कभी क्या होता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की कुछ सर्टेन फ्रैक्शंस होती हैं कि इतने टाइम का इतने टाइम का है, तो जब तक जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती तब तक आप उस कॉन्विक्ट को रिलीज नहीं कर सकते। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। बिना गवर्नमेंट की परमिशन के उसके अगर ईयर्स पूरे भी हो चुके हैं आप उस कॉन्विक्ट को रिलीज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की परमिशन इज रिक्वायर्ड। चलो 6 पे आ जाओ। सेक्शन 6 जो है वो आपको कहता है, अच्छा एक चीज़ और, ठीक है 6 पे आइए। सिक्स इज टॉकिंग अबाउट फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट में वो लिखते हैं इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ शेल बी रेकॉर्ड एज इक्विवेलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर्स। क्या मतलब है इसका? सबसे पहले तो लिखो रेकॉर्ड का मतलब होता है काउंटेड। रेकॉर्ड का मतलब होता है काउंटेड। और देखो वो आपको यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि इन दे आर टॉकिंग अबाउट फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए जब आप फ्रैक्शंस को कैलकुलेट करते हैं तो वो काउंट किया जाएगा इक्विवेलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर्स अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। अगर नहीं प्रोवाइडेड है तब तक उसको कैसे काउंट किया जाएगा? 20 ईयर्स। तो जहां पर आपने पढ़ा है कि कितने पनिशमेंट होते हैं तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के आगे लिख लो टर्म्स ऑफ 20 ईयर्स। टर्म ऑफ 20 ईयर्स। और इसके आगे लिख लेना ये हमेशा रिगरस होता है। ये हमेशा रिगरस होता है। और मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे इन्होंने जो है क्यों जो है हमें वो 20 ईयर्स का कॉन्सेप्ट दिया है। बच्चे जब कभी भी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए आपको जो है वो सज़ा मिलती है तो कोई भी आपको ये कोई इस बात का अंदाज़ा थोड़ा ना लगा सकता है कि आप कितने साल तक जियोगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप बीच में मर जाओ। तो जहाँ पर वो कहते हैं कि आपको फ़ाइन पे करना है, फ़ाइन पे करने के लिए वो 1/4 पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, तो आप इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का 1/4 कैसे कर सकते हो? तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर वो 20 साल वाला कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है कि 20 साल का 1/4। समझ में आ रही है बात? विंध्या क्लियर है सबको? पलक ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको कि इसीलिए हमने इस 20 साल को जो है वो रखा है कि जहाँ पर हमें फ़ाइन कैलकुलेट करना है या जहाँ पर हमें जो है वो पनिशमेंट वगैरह देखनी है। समीर मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है।
रिग्रेस का मतलब होता है, रिग्रेस की हिंदी क्या होगी? एग्जैक्टली कठोर पनिशमेंट, जिसमें आपको बहुत हार्ड लेबर कराया जाएगा। एक होती है सिंपल, एक होती है सिंपल और एक होती है हार्ड लेबर। कठोरता से आपके साथ जो है आपको डील किया जाएगा क्योंकि आपने क्राइम ही ऐसा किया है, तो दैट इज रिग्रेस, दैट इज रिग्रेस। चलिए आगे आ जाइए। सेंटेंस में बी in certain cases of imprisonment wholly or partly rigorous or simple। अब एक बार इसको रीड कीजिए। in every case in which an offender is punishable with imprisonment which may be of either description, it shall be competent to the court which sentences such offender to direct the sentence that such imprisonment shall wholly be rigorous, or that imprisonment shall wholly be simple, or that any such imprisonment shall be rigorous or rest simple। Now it's very important story to understand। वो आपको यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं कि imprisonment जो है वो हो सकती है या तो पूरी की पूरी रिग्रेस, लिखो अपनी कॉपी में कि इम्प्रिजनमेंट जो होती है, यहाँ पर प्लीज अंडरस्टैंड बच्चे, वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं जो इम्प्रिजनमेंट होती है 3 साल 4 साल 10 साल 7 साल, या तो वो बच्चे सिंपल हो सकती है या वो रिग्रेस हो सकती है, सिंपल हो सकती है या रिग्रेस हो सकती है, या फिर वो पूरी की पूरी सिंपल पूरी की पूरी रिग्रेस, या फिर थोड़ी सी सिंपल थोड़ी सी रिग्रेस। और अब मैं आपको इसकी एक कहानी बताती हूँ। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने एक चीज़ देखी कि जब आपने सेक्शन 4 को पढ़ा तो सेक्शन 4 ने आपको टाइप्स ऑफ पनिशमेंट बताए। तो टाइप्स ऑफ पनिशमेंट में उन्होंने कहा डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और फिर उन्होंने बोला कि इम्प्रिजनमेंट जो है वो 3 तरीके की होती है, वो 2 तरीके की होती है, रिगरस और सिंपल। और फिर उन्होंने लिख दिया द अदर इज फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी, देन फाइन, देन कम्युनिटी सर्विस। बेटा आपने एक बात क्यों नहीं पूछी कि मैम इन्होंने इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के टाइप्स क्यों नहीं दिए? प्लीज अंडरस्टैंड मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। मैं आपको एक सिंपल सी स्टोरी बता रही हूँ। दे सेड दैट यू आर हैविंग 6 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। उन्होंने कहा कि हमारे पास भारतीय न्याय संहिता 6 तरीके की पनिशमेंट के बारे में बात करता है। डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, खाली इम्प्रिजनमेंट, उसके बाद फाइन, फिर उसके बाद फॉरफिचर, और फिर उसके बाद कम्युनिटी सर्विस। 6 पूरी हो गई, ठीक है। तो ठीक है, डेथ हमें समझ में आ गया कि सामने वाला मर जाएगा, हमें फाइन जो है वो समझ में आ गया, हमें फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी समझ में आ गया, कम्युनिटी सर्विस हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे कि सेवा करके मौका देना पेटी ऑफेंसेस के केसेस में। अब हमारे पास 2 चीज़ें हैं, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट। उन्होंने ना, आपने देखा इन्होंने एक अलग पॉइंट बना दिया। इन्होंने कहा कि इम्प्रिजनमेंट जो है वो कैसी हो सकती है, सिंपल या फिर रिगरस। या तो सिंपल हो सकती है या कठोर भी हो सकती है हार्ड लेबर के साथ, कि और लोगों को तो 7 बजे उठाते होंगे, आपको 5 बजे उठाएंगे कि चलो आटा पीसो चक्की में, चलो क्या कहते हैं मसाले पीसो, या चलो पत्थर तोड़ो, हार्ड लेबर, ठीक है ना, समथिंग लाइक दैट। तो हम आपको कह रहे हैं, आपने मुझसे सवाल क्यों नहीं किया कि इम्प्रिजनमेंट को तो 2 चीज़ों में बाइफरकेट कर दिया, बट बच्चे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हमेशा कैसे होगा? वेरी गुड। तो आपको ये मेरी बात समझनी है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एनी हाउ चाहे कुछ भी हो हमेशा कैसे होगा? रिगरस होगा। इस बात को समझ लो। और हमने इसको कितने साल के लिए रख दिया? 20 ईयर्स के लिए रख दिया। हमने इसकी फ्रैक्शन जो है वो निकाल ली कि ये 20 साल के लिए होता है। तो अब आपको क्या बात पता चली? अब आपको एक कहानी पता चली कि इम्प्रिजनमेंट, खाली इम्प्रिजनमेंट, दिस इज नॉट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, खाली इम्प्रिजनमेंट जो है वो कैसे हो सकती है? चाहे तो पूरी की पूरी रिग्रेस हो सकती है। मेरे को 3 साल की सजा मिली थेफ्ट के केस में, तो मुझे 3 के 3 साल जो है वो क्या हो सकते हैं? रिग्रेस हो सकते हैं। जज साहब को गुस्सा आया, जज साहब ने मुझे कहा तुम 3 के 3 साल रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट लोगी। या फिर
वो खुश थे तो उन्होंने मुझे जो है वो सिंपल दे दिया। अब ये मत सोचना कि जज साहब की खुशी और ना खुशी पे केस की जजमेंट होती है, समझ में आई बात? वो उनका अपना मन होता है। तो उन्होंने कहा कि सिंपल भी हो सकते हैं, रिग्रेस भी हो सकती है, और जज साहब को लगा 1 साल तो तुम हार्ड लेबर करोगे और 2 साल सिंपल, तो इट कैन बी एनीथिंग। समझ में आई बात आपको? तो अब आपको पता चला कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का कोई टाइप नहीं होता, ये हमेशा जो है वो कैसी होती है, रिग्रेस होती है, और इसकी फ्रैक्शन जो है वो 20 ईयर्स है। अब बच्चे आगे आ जाओ, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा समीर, आपको समझ में आया बेटा? प्लीज़ बताओ समीर, प्लीज़ बताओ मुझे, आपको समझ में आया? अब आप आ जाओ 8 पे। 8 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ शिवानी? नहीं, कोई सवाल है तो बताओ। बताऊंगी, उस पर भी आएंगे, थोड़ी देर तो शांति रखो। 14 ईयर्स पे भी आएंगे, आईपीसी में भी 14 ईयर्स का कॉन्सेप्ट था, और बिल्कुल आएंगे वहाँ पे, क्यों नहीं आएंगे? ठीक है, अब आप आ जाओ बेटा 8 पे। कम टू सेक्शन नंबर 8। सबसे पहले 8 को जो है आप रीड करोगे तो 8 के आगे लिख लोगे इसको 63, 64, 65, 66, 67। 63 से लेके 67 को मिक्स करके ये पूरा एक सेक्शन बना दिया गया है। सेक्शन 8 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आईपीसी का 63 से लेके 67 तक एक जोड़कर ये बना दिया गया है। रीड करो। और 8 क्लास 1 के आगे लिख लो 63 है, 8 क्लास 2 के आगे लिख लो 64 है, 8 क्लास 3 के आगे लिख लो 65 है। और अपना स्टडी मटेरियल जो है आप उसे पढ़ेंगे, पनिशमेंट वाले चैप्टर को। अब अगर आप यहाँ पे आ गए हैं तो अब जो है आप इसको रीड कीजिए। देखो, कहता है अमाउंट ऑफ फाइन लाइबिलिटी इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। वो कहता है कि कब जो है वो फाइन कितना होगा, या फिर कब कितनी जो है वो डिफ़ॉल्ट अगर आप कर देते हो, फाइन नहीं देते हो तो कितनी सज़ा होगी। तो मैं आपको कह रही हूँ कि हम एक चार्ट बना लेते हैं, सेंटेंस ऑफ फाइन, सेंटेंस फॉर फाइन, कि जब आप फाइन नहीं देते हो तो आपको कितनी सज़ा हो सकती है। देखो, रीड करो। 8 क्लॉज 1 कहता है वेयर नो सम इज एक्सप्रेस्ड टू विच अ फाइन में एक्सटेंड द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लाइबल इज अनलिमिटेड बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। अनलिमिटेड बट शैल नॉट बी एक्सेसिव, ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है। अनलिमिटेड बट शैल नॉट बी एक्सेसिव, इसे मार्क कर लो, इसे प्री के लिए मार्क कर लो। कह रहे हैं कि जहाँ पर कोई फाइन नहीं बताया गया, जहाँ पर कुछ नहीं बताया गया तो आप फाइन मांग सकते हो, पर वो क्या होता है, अनलिमिटेड हो सकता है, पर वो एक्सेसिव। अब भाई अनलिमिटेड तो कितना भी हो सकता है, अब एक्सेसिव भी कितना भी हो सकता है, ठीक है ना? तो बस आपको प्रीलिम्स के लिए बात समझनी है कि वो अनलिमिटेड हो सकता है पर वो एक्सेसिव नहीं होगा। आगे आओ। इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस punishable with imprisonment as well as fine, in which the offender is sentenced to fine whether with or without imprisonment. B, punishable with imprisonment or fine, or with fine only, in which the offender is sentenced to fine. आगे आओ। It shall be competent to the court which sentences the offender to direct by sentence that in the default of payment of fine, the offender shall suffer imprisonment for a certain term, mark करो, in which the imprisonment shall be in excess of other imprisonment to which he may have sentenced or which he may have liable under the commutation of sentence.
मार्क करो इसे पूरे के पूरे को। ए क्लॉज में जहां पर लिखा है एज वेल एज फाइन, 2 का ए जो लिखा है एज वेल एज फाइन, तो इसके ऊपर लिख लो एज वेल एज फाइन का मतलब होता है एंड फाइन। अब देखो, आप 8 के क्लॉज 2 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। सेंटेंस फॉर फाइन आई थिंक 8 क्लॉज 1 इज क्लियर, एक्सेसिव नहीं होगा, अनलिमिटेड हो सकता है। 8 क्लॉज 2 को बच्चे आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। इसका पहला पार्ट ये है ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। आपने कोई ऑफेंस किया है जिसमें पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट भी है और फाइन भी है, और इसको जो है 2 को इसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। दिस इज 2 का क्लॉज ए एंड दिस इज 2 का क्लॉज बी। अब उन्होंने जो है बी को भी 2 फर्दर पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन, या फिर फाइन ओनली। यहां पर प्लस था तो एंड फाइन। चार्ट को बना लो, पता चल जाएगा बात। चार्ट को बना लिया? कुछ बात समझ में आई? क्या कह रहे हैं? एक बड़ी सिंपल सी बात कह रहे हैं। 8 क्लॉज 1 कह रहा है कि फाइन जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है, एक्सेसिव नहीं होगा। दूसरी बात में वो ये बात कह रहे हैं कि जिस भी केस के लिए आप लाइबल हो, तो आपको पता ही है कि सज़ा सुनाई जाती है। अब जब सज़ा सुनाई जाती है तो ऐसा हो सकता है कि किसी केस में इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन हो, हम पढ़ते हैं ना। और मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आप एक लिस्ट बनाएंगे कि कब इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन होता है, कब और फाइन होता है, कब सिर्फ फाइन होता है। ये प्रीलिम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो वो पहले केस में कह रहे हैं कि किसी भी केस का जो ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन है, एज वेल एज का मतलब होता है एंड फाइन है, तो ऑफेंडर इज सेंटेंस टू अ फाइन वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट। तो ऑफेंडर को फाइन तो देना पड़ेगा चाहे इम्प्रिजनमेंट हो या ना हो। समझ में आई बात? बी पे आ जाओ। पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन, जहां पर वो पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट और फाइन से, और या फिर फाइन ओनली से, विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू अ फाइन, या जहां पर फाइन है सिर्फ या इम्प्रिजनमेंट और फाइन है। इन इट शैल बी कॉम्पिटेंट टू द कोर्ट विच सेंटेंस सच ऑफेंडर टू डायरेक्ट बाय द सेंटेंस एंड डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। अब आपको ये बात पता चल रही है कि ये सारी कहानी शुरू ही कब हुई है? इम्प्रिजनमेंट तो सब आप इन्हीं भुगत रहे हैं, बट जो है ये कहानी शुरू हुई है कि जब आपको जो फाइन मिला है, अगर इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन है तो भी फाइन देना है, इम्प्रिजनमेंट और फाइन में से अगर सिर्फ फाइन मिला है आपको तो भी फाइन देना है। तो अब वो आपको कह रहे हैं कि क्या करोगे जब आपने क्या कर दिया है, डिफॉल्ट कर दिया है, आपने फाइन नहीं दिया है। द ऑफेंडर शैल सफर द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ, इसको मार्क कर लो बस, उसको सफर करना पड़ेगा क्या? इम्प्रिजनमेंट, कुछ पीरियड के लिए, इन विच द इम्प्रिजनमेंट शैल बी इन एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट विच ही मे हैव सेंटेंस टू विच ही मे बी लाइबल फॉर अंडर अ कम्यूटेशन ऑफ अ सेंटेंस। जो आपको मिली है उसमें और एडिशन में आपको जो है क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। अब आगे आ जाओ। 8 clause 3, the term for which the court directs the offender to be imprisonment in, ऊपर वाले को पूरा कर रहा है ना नीचे वाला, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड कितना? 1/4 of the term of imprisonment which is maximum fixed for the offense if the offense be punishable with imprisonment as well as fine। अब देखो वो आपको क्या कह रहा है, वो आपको कह रहा है कि जब आपने फाइन नहीं दिया
तो आपको अपनी टोटल पनिशमेंट जो मैक्सिमम पनिशमेंट होती है उसकी 1/4 सज़ा जो है वो काटनी पड़ेगी अगर आपने फ़ाइन जो है वो पे नहीं किया है। सपोज़ कि कोई आपको इम्प्रिजनमेंट मिली, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट जो है वो 3 साल है, पर जज साहब ने आपको कितनी दी है, 1 साल है, और अब उसके साथ आपको जो है वो फ़ाइन भी देना था। अब आपने फ़ाइन नहीं दिया, तो जिस ऑफेंस की आपको जो है मैक्सिमम पनिशमेंट मिली है, वो सॉरी जिस ऑफेंस की आपको पनिशमेंट मिली है उसका मैक्सिमम का 1/4 भी आपको जेल में रहना पड़ेगा। तो लेट सपोज कि एक टोटल पनिशमेंट 3 साल थी, आपको जज साहब ने 1 साल दी थी प्लस फ़ाइन भी कहा था, तो अब जो है आपको जो है आपको जो है वो 3 ईयर की कितनी मिलेगी, 1/4। समझ में आई बात? बस इसको मार्क कर लो, पनिशमेंट होगी उसकी। मैक्सिमम जो फिक्स्ड है ना फॉर द ऑफेंस है बच्चे, आप इसको मार्क कर लीजिए, मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर दैट ऑफेंस। जो आपको मिली है उसकी बात नहीं कर रही हूं मैं, मैक्सिमम जो आपको है उसकी 1/4। हमेशा जरूरी थोड़ी ना होता है कि 7 साल मैक्सिमम है तो 7 ही साल मिलती है, जज साहब 3 भी दे देते हैं, 4 भी दे देते हैं, बट फाइन का डिफॉल्ट जो है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम का 1/4। आगे आ जाओ 8 क्लॉज 4 पे। The imprisonment which the court imposes in default of payment of fine or in default of a community service may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offense। अब आप जो है सिर्फ इसको एक बात लिख लो कि imprisonment जो कि कोर्ट डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट के लिए देती है या जब कम्युनिटी सर्विस आप नहीं करते हो तो देती है, तो वो किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, वो सिंपल भी हो सकती है और रिगरस भी हो सकती है, तो वो जज साहब के हाथ में है, तो वो जज साहब के हाथ में है, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो रिगरस हो। नीचे लिख लो इसके, सिंपल भी हो सकती है और रिगरस भी हो सकती है, वो जज साहब की इच्छा है। प्लीज कम टू 8 क्लॉज 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8 क्लॉज 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन और community service, the imprisonment which the court imposes in default of payment of the fine or default of the community service shall be simple। कर लिया मार्क? तो जब आपको सिर्फ फाइन अवार्ड हुआ होगा या आपको सिर्फ जब कम्युनिटी सर्विस अवार्ड हुई होगी तो आपका जो है वो क्या होगा, पनिशमेंट सिंपल होगा। और बच्चे मेरी बात को समझ लेना, ऊपर वाले में जो है वो आपको ये कह रहा है कि जब आपको इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन हुआ है, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट और फाइन हुआ है, तब किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, बट यहाँ पे वो कह रहे हैं जब आपको खाली फाइन अवार्ड हुआ है या खाली कम्युनिटी सर्विस अवार्ड हुई है तो पनिशमेंट क्या होगी, सिंपल। तो पनिशमेंट क्या होगी, सिंपल। खाली फाइन या खाली कम्युनिटी सर्विस में सिंपल, और इम्प्रिजनमेंट और फाइन है एंड फाइन है तो किसी भी डिस्क्रिप्शन की। एंड द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर शैल बी इम्प्रिजनमेंट दिस शैल नॉट एक्सीड। अब वो आपको कह रहे हैं कि वो एक्सीड नहीं करेगा, तो मैं आपके लिए एक चार्ट बना रही हूँ, 2, 4 and 1, 2 months, 4 months, 1 year, खाली 2 months, 4 months and 1 year। जब आपको या तो सिर्फ फाइन अवार्ड हुआ है या सिर्फ कम्युनिटी सर्विस अवार्ड हुई है और आपने जो है वो नहीं करा है, आपने जो है उसको नहीं करा है, तो ऊपर लिख देते हैं इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडेड। तो कितना होगा, तो हम कह रहे हैं कि वो आपको अब क्या कह रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि आपको कितनी जो है वो कितना सज़ा मिलेगी, कितने अमाउंट पर, कितनी सज़ा मिलेगी कितने अमाउंट पर। तो कह रहे हैं 2 months व्हेन दी, 2 मंथ से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी इफ दी फाइन डज नॉट एक्सीड 5,000 रुपीज़। अगर 5,000 रुपए का फाइन था, 5,000 तक का फाइन था, और अगर आपने जो है खाली फाइन और कम्युनिटी सर्विस के केस में है, ये मार्क कर लेना कभी कंफ्यूज हो जाओ, खाली फाइन और खाली कम्युनिटी सर्विस के डिफॉल्ट में अगर आपने जो है वो नहीं किया है
और आपका फाइन जो है वो कितने तक का है, 5,000 तक का है, तो आपको एडिशन में कितने टाइम की पनिशमेंट और मिल जाएगी, 2 महीने की। और अगर आपका फाइन जो है वो 10,000 तक का है तो आपको कितने की मिल जाएगी, 4 मंथ्स की। और वो आपको कह रहे हैं कि अगर कोई और केस है, एनी अदर केस, मतलब एनी अदर केस तो क्या हो गया, ओहो 10,000 से बड़ा, तो 10,000 से बड़ा कुछ भी हो गया तो उस केस में जो है वो क्या होगा, 1 ईयर। और कुछ बात समझ में आई कि पहले यहाँ पे 0 से 50 था, फिर क्या कहते हैं 50 से 100 हुआ और फिर 100 से अबव, अब उन्होंने आगे इसके एक 0 लगा दिए, दो 5,000, 10,000 एंड 1 ईयर। कुछ बात समझ में आई। कहानी बड़ी सिंपल है जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। हम आपको कह रहे हैं कि आप कहानी को अच्छे से समझो, है। हाँ ये तो रटने वाला है पर प्रीलिम्स में आता है। वो आपको कह रहे हैं कि जब आपको इम्प्रिजनमेंट और फाइन या एंड फाइन है तो कोई डिस्क्रिप्शन हम नहीं बताएंगे, सिंपल रिगरस में से कुछ भी हो सकता है। बट जब आपका फाइन या कम्युनिटी सर्विस है खाली तो आपकी सिंपल होएगी। और अब सिंपल की भी वो आगे क्या बात बता रहे हैं, अगर आपको 5,000 तक का खाली फाइन अवार्ड था और अगर आपने वो नहीं करा तो आपने डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन हो गया, तो 5,000 तक का था, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट हो गया तो 2 महीने रहना पड़ेगा। अगर 10,000 तक का है और आपने नहीं करा तो 4 महीने रहना पड़ेगा। और जब 10,000 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर कितना रहना पड़ेगा, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, तो 1 साल रहना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। उसके बाद वो आपको एक और बात कह रहे हैं कि आपको जो है उसके सज़ा में वो उसमें बता रहा है ना आपको, जब इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन होगा, इम्प्रिजनमेंट और फाइन होगा, या सिर्फ जो है वो क्या कहते हैं वो होगा, तो आपको टोटल का कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा। और इस चीज़ को हम और अच्छे से कल फ्लो चार्ट बना के पूरे को मैं आपको रिवाइज कराऊंगी। बट आपको एक चीज़ और करनी है, आपको ना 6 के नीचे जो है एक इलस्ट्रेशन दिया है, आपको ना वो इलस्ट्रेशन रीड करके आनी है। अगर आप वो इलस्ट्रेशन रीड कराओगे ना तो आपको मेरे को 6 पढ़ाना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आप जो वो इलस्ट्रेशन पढ़ के आएंगे और ना क्या कहते हैं, ये मत सोचो कि कल हम इसको रिवाइज नहीं करेंगे, कल हम इसको फ्लो चार्ट बना के पूरा 8 को अच्छे से रिवाइज करेंगे कि 8 की क्या क्या कहानी है, 8 की क्या क्या स्टोरी है। बट एक बार आप अपने लेवल पे रीड करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन आएंगे कल मैं मार्क करा दूंगी इस एरिया से। जैसे अब एक प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि 6th पनिशमेंट ऐड हुई है कौन से सेक्शन में, कौन से क्लॉज में, क्या उसका नाम है। मेंस में आ सकता है कि व्हाट इज कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, समझ में आई बात। और बाकी तो चीज़ें सेम ही है। अब ये हो सकता है कि फ़ाइन का अमाउंट चेंज हो गया है, पहले जो है वो 50 था, 0 से 50 था, 5,000 हो गया है। ठीक है ना, 100 फिर 50 से 100 था, अब जो है वो 10,000 तक हो गया है। और फिर 100 से अबव था, वो अब क्या हो गया, 10,000 से अबव हो गया है। तो आप जो है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। समझ में आई बात। और ये प्रपोर्शनल एंड एवरीथिंग जो है हम इसे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे चार्ट बनाकर, बट आप एक बार इसको रीड करेंगे। ठीक है, हाँ अब आप बताइए क्या कह रहे थे। जो है ये मैंडेटरी है। अच्छा है तो एक बार ज़रा सेक्शन पढ़ना, क्या लिखा है, शैल का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए तो हम लोग अब कल मिलेंगे, इसी को कवर करेंगे और उसके बाद फिर हमारा बहुत अच्छा एरिया शुरू हो जाएगा, दैट इज जर्नल एक्सेप्शंस, और उसमें हम बहुत सारी आंसर राइटिंग भी करेंगे। ठीक है, और अभी आपको तो कुछ इसमें शायद डाउट भी आएंगे, तो आप इसको 4 बारी रीड कीजिएगा। जब आप इसे 4 बारी रीड कर लेंगे तो हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। मैं किसी एरिया को छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ कि ये क्लियर नहीं हुआ, वो क्लियर नहीं हुआ। बट होली सोली इस बात पे रिलाई मत करो कि क्लास में आके ये बात समझ में आएगी। इसको 4 बार अपने आप से रीड करो, यू विल अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, चलो फिर हम लोग कल मिलेंगे।